बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन सवालात यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एक भाई कहते हैं कि एक बुजुर्ग जिनके नाम 50 एकड़ रकबा है, वो इस तमाम रकबा को अपने बेटों के नाम मुंतकिल करना चाह रहे हैं। कुछ कर दिया है, कुछ अभी करना है, और उनकी बेटियां भी हैं, वो तकाजा करती हैं कि हमें भी हिस्सा दें। तो बाप ये कहता है कि नहीं, हमारे इधर रवाज नहीं है, आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ये पूछते हैं कि इसका क्या हल है। तो जनाब, अगर आप जाएं कानून की तरफ, तो कानून में शायद आपके पास कोई हल मौजूद ना हो। उसकी मेन वजह यह है कि कानून ये कहता है कि जो शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक है, वो मुकम्मल इख्तियार रखता है अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। वो इसको बेचना चाहता है, वो इसको गिफ्ट करना चाहता है, उसका ये हक है। वो अपनी प्रॉपर्टी को आज़ाद मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। ये तो आ गई कानून की बात। लेकिन अब आ जाएं कि जो ये बुजुर्ग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? इसका उन्हें क्या मुमकिन तौर पे नुकसान होगा? तो देखें, बुजुर्गों ने तो करके चले जाना है। चले जाना से मुराद के आगे कब्र में, लेकिन वो एक ऐसा गड़ा खोद के जा रहे हैं कि जिसमें उनकी सारी औलाद गिरेगी। बेटियां उनको वार्निंग ऑलरेडी दे रही हैं उनकी लाइफ के अंदर कि हमें हिस्सा चाहिए। जब बुजुर्गों ने अगले जान चले जाना है, तो इन बेटियों ने चले जाना है अदालत में। इन्होंने कहना है कि आ जाओ जी भाइयों, आप इधर अदालत में, और बताओ कि हमारा हिस्सा किधर है। फिर उन बेटों को जस्टिफिकेशन देनी पड़नी है कि बाप ने ये हमें क्यों दी प्रॉपर्टी, बाप ने ये आज़ाद मर्जी से दी। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए फिर प्रूव भी करना। मैं कई बार एक बात कर चुका हूं कि अगर आपको ज़्यादा शौक हो कि बेटों को शेयर देना है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा उनको दे दो। लेकिन बिल्कुल ये हरकत करनी कि मुकम्मल तौर पे बेटियों को महरूम कर देना, इससे मसाइल बनते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं। वो लोग खुद क्योंकि कब्र में जा चुके होते हैं, तो उन्हें तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन पीछे जो फैमिली है वो टूट फूट जाती है। खानदान जो है वो फिर कायम नहीं रहता। और ये बुजुर्ग रवाज को देख रहे हैं। अगर अब जाहिर बात है, ज्यादा मुसलमान ही है हमारे इधर, तो लाजमी बात ये जिनका क्वेश्चन है, या ये जो बाबा जी हैं, वो भी मुस्लिम ही होंगे। तो कुरान पाक भी उन्होंने पढ़ा होगा। तो रवाज तो वो देख रहे हैं, तो बेहतर है वो थोड़ा सा कुरानी तालीमात को भी देख लें। तो उससे उनको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि रवाज तो बेटियों को हिस्सा नहीं देता, लेकिन इस्लाम बेटियों को हिस्सा देता है। तो आप इस्लाम को फॉलो कर लें, रवाज को ना ही फॉलो करें तो बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन, एक भाई कहते हैं कि 4 मरला प्लॉट ले रहा हूं, इसकी चौड़ाई 31 फीट है, इसकी लंबाई कितनी होगी? अब ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, लेकिन किसी ने पूछा तो मैंने कहा थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी जाए उन लोगों के लिए जो इस हवाले से नॉलेज नहीं रखते। कि आपने कोई भी मेजरमेंट करनी है तो उसका आसान तरीका है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, वो आपका रकबा आ जाता है। अब ये कह रहे हैं 4 मरला है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि 4 मरला में रकबा होता कितना है। एक मरले में 272 फीट, ये आपने अब चेक कर लेना है कि आपके उधर 272 फीट का ही मरला है या कम है इससे। बाज जगहों पे इससे कम भी होता है। तो 272.25, वैसे एक्चुअल जो मरला होता है वो 272.25 होता है, लेकिन 272 ही काउंट करते हैं। तो 272 को आप 4 से जरब देंगे, आंसर आएगा 1088, यानी 1088 मुरब्बा फीट। इसको अब आपने क्या करना है, 31 से डिवाइड कर लेना है। 31 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 35.1, 35.1 फीट। ये आपका बन जाए, यानी 35 फुट, और आगे समझ लें 1 इंच, ये बन जाता है। यानी ये इसकी लंबाई बनेगी। चौड़ाई 31 फीट है। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1088, जो हमारे उसका टोटल रकबा था। अब ये तो चले 4 मरला का प्लॉट है, अब चाहे 4 कनाल का हो, मेजरमेंट का तो यही तरीका है। बाकी जो जमीनें होती हैं जिग जैग, यानी बिल्कुल वो एक प्रॉपर शेप में नहीं होती हैं, कोई साइड ज्यादा है कोई कम है, तो उनको फिर मैयर करने के लिए आमतौर पे जो प्रॉपर तरीका समझ लिया होता है, वो होता है कि आप उसके हिस्से कर लें उसको, यानी इस तरह की शक्ल में बनाएं जो एक प्रॉपर शेप में, कोई स्क्वायर बन जाए, कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो फिर उनकी मेजरमेंट आसान होती है। अब आ जाए जनाब तीसरे क्वेश्चन पे। एक भाई ये पूछते हैं कि प्लॉट ले रहा हूं तो क्या एहतियात करूं खरीदते वक्त। तो चंद बातें इसमें आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने फर्द चेक करना है।
फर्द में आपने खेवट देखनी होती है, एक खेवट है या ज्यादा खेवट है, एक हो तो ज्यादा बेहतर। इसी तरह फिर आपने देखना है खेवट में खसरे कितने हैं। खसरा न एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक खसरा हो तो समझ लें कि वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा भी हो तो वो नॉर्मल बात है, कानूनी तौर पे उसमें कोई बार नहीं है, लेकिन कम खसरे जितने हो उतना ज्यादा बेहतर है। इसी तरह टोटल रकबा कितना है खेवट का। खेवट का रकबा 10 कनाल भी हो सकता है, 20, 50, 70, 100 कनाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी जितना कम हो। एक खेवट है मिसाल के तौर पे 2 कनाल की, खसरा भी उसमें एक ही है, तो आप समझ लें कि एक बहुत अच्छा रकबा है। ये तो हो गया कि आपने फर्द को देख लिया। फिर आपने देखना है कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम मौजूद है, उसका नाम होना चाहिए खाना मलकियत में, जिसको तीसरा कॉलम कहते हैं, उसमें नाम होना चाहिए। बाज औकात आपको उसका नाम खाना नंबर 4 में नजर आएगा, लेकिन वहां साथ लिखा होगा मुश्तरी। अब अगर साथ मुश्तरी लिखा हुआ है सो इट्स मीन कि खाना काश्त में ये मालिक है, तो वो भी ठीक है, आप उससे भी रकबा बाय कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी। फिर सबसे अहम बात होती है कि आप कब्जा किधर ले रहे हैं, क्योंकि खसरा नंबरात अगर ज्यादा हैं, 3, 5, 10, 20 खसरा नंबरात हैं उस खेवट के अंदर, लेकिन कब्जा आपने जो प्लाट लिया है 5 मरला, 10 मरला, 20 मरला, वो तो आप एक जगह पे कब्जा ले रहे हैं ना, तो आपने ये देखना है कि जिस खसरे में आप कब्जा ले रहे हैं क्या वो खसरा भी इस खेवट में शामिल है या नहीं। मसलन आप ने कब्जा लिया है खसरा नंबर 20 में, जबकि खेवट के अंदर जो नंबरात हैं वो कोई और है, उसमें 20 शामिल ही नहीं है, तो ऐसी फिर लैंड आपने बिल्कुल बाय नहीं करनी। बाकी जब आप परचेजिंग करते हैं रजिस्ट्री करवाएं, इंतकालात वगैरह डायरेक्ट ना करवाया करें। अब तो खैर होते भी नहीं है, शहरी इलाके में होती रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री करवाएं, उसमें भी प्रॉपर हदूद अरबा लिखने हो, कब्जा कहाँ लिया है उसका प्रॉपर जिक्र हो, पेमेंट सिक्योर तरीके से करें, आपके पास प्रूफ हो पेमेंट का, गवाह आप कोशिश करें कि ऐसे रिलायबल आपके बंदे हों जिनकी अब अगर किसी स्टेज पे जरूरत पड़ जाए तो वो पेश हो सकें। यंग हो तो ज्यादा बेहतर, पढ़े लिखे हो ज्यादा बेहतर, बजाय इसके कि कोई अनपढ़ बंदा है जिसको